हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस क्वांटम जोन। तो जो इन आवर प्रीवियस लेक्चर जो हम लोग ने एक चैप्टर कवर कर चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स का, वो जनरली बेसिकली जो है केमिस्ट्री का आपका लेक्चर था। ठीक है, केमिस्ट्री का लेक्चर था जो है जिसमें एंथैल्पी वगैरह की बात की थी। तो आज का जो सिंपल वो आपका लेक्चर जो है टोटली कंप्लीट हो चुका है, तो उस प्लेलिस्ट को आप जो है देख सकते हैं, वहां से चीजें जो है सीख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का जो लेक्चर होगा वो आपका ग्रेविटेशन पे होगा ना। ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोगों ने सुना ही होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है ना, और जैसे दो बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स बेसिकली क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना। अब देखिए कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है कि देखिए अब बात ये आती है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स यूनिवर्स में क्या होता, कौन सा होता है ना। तो न्यूक्लियर फोर्स इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इज अराउंड द यूनिवर्स, यानी पूरे यूनिवर्स में अगर बात करेंगे तो न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। बट अब देखिए यहाँ कंडीशन क्या है कि न्यूक्लियर फोर्स से वीकर फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। बट होता क्या है कि लार्ज बॉडीज पे, यानी जिसका मतलब मास जो है, मास ऑफ बॉडी क्या हो, हाईली हो, यानी बहुत लार्ज हो, है ना। मतलब अनकाउंटेबल मास ऑफ बॉडी के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है ग्रेविटेशनल, बेसिकली हमारे आपके बीच में भी लगता है ना। बट हम लोग क्या है, लाइटर बॉडीज हैं, तो हम लोग उतना ज्यादा फील नहीं कर पाते इस फोर्स को ना। बट लार्ज मास बॉडीज हैं, लार्ज मास कंटेनिंग बॉडीज हैं, वो क्या होते हैं, उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट, एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स बिहेव करता है ना ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अब इसकी थोड़ा मतलब कि एंशियंट टाइम में इसके बारे में कैसे आया यहाँ पे, ठीक है, कैसे इसके बारे में डिस्कवरीज हुई, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने थ्योरीज दिए, उसके बिहाफ पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जनरली एक नाम अगर मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा कि जब फोर्स की बात हम करते हैं तो एक साइंटिस्ट का नाम जरूर आता है, सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, आइजैक न्यूटन का पूरे मतलब यूनिवर्स में जितने भी फोर्सेस मतलब डिस्कवर किए गए हैं लगभग लगभग उन्हीं के द्वारा किए गए हैं। ठीक है, आज उन्हीं के मतलब थ्योरीज पे जो है कई सारे मतलब प्रिंसिपल पे या थ्योरी आप बोल सकते हो, उसके आधार पे जो है चीजें चल रही हैं। ठीक है, ओके। तो आइजैक न्यूटन सर ने, अगर हम बात करें कि इसका बर्थ कैसे हुआ, यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा, बर्थ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, बर्थ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। आज का जो लेक्चर होगा आपका पूरा मतलब कि थ्योरेटिकल होगा, ज्यादा यहाँ पे चीजें हाई कंसेप्ट पे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो थ्योरेटिकल ही होगा। तो बर्थ की हम लोग बात करें तो अगर हम बात करें सन 1665 में, यानी 16, देखिए 1665 में अराउंड, अगर हम बात करें अराउंड 1665 टू 1666 में, है ना, सर आइजैक न्यूटन जो है एक पेड़ के नीचे बैठे, तो वो कहानी सब जानते हो, आप लोग भी जानते हो ना। एक एप्पल आके उनके ऊपर गिरा, तो उन्होंने ऑब्जर्व ये किया कि कोई बॉडी है वो ऊपर से नीचे की ओर क्यों आ रही है ना। अब देखिए ऐसा नहीं होता कि ये एप्पल गिरा बस तुरंत ही जो है डिस्कवर कर दिए, इतिहास लिख दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ऐसा नहीं होता ना। कई सारे इसके पीछे ऑब्जर्वेशंस होती हैं, एक्सपेरिमेंटेशन होती है ना, कई सारे इसके पीछे साइंटिस्ट लगे, डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज आई, इसके बाद जो है मतलब कि एक एग्जैक्ट एनालिसिस किया गया, उसके बिहाफ पे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की डिस्कवरी हुई। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि 1665 से 1666 के बीच में आइजैक न्यूटन सर ने ये ऑब्जर्व किया, स्पेलिंग गलत होगी तो माफ करिएगा, आई थिंक AAC होता है ना। बस थोड़ा थ्योरेटिकल चीजें हैं, इसको समझने की कोशिश करिएगा। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि एप्पल जो है उनके ऊपर ही क्यों गिरा ना, नीचे की ओर जाना चाहिए। भाई कोई भी बॉडी है, जैसे ये मार्कर ही है मेरे हाथ में, इसको देखो यहाँ पे, यहाँ से छोड़ रहा हूँ, यहाँ से देखो पुल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे ऑब्जेक्ट क्या हो रही है, मतलब कि अर्थ के सरफेस पे मतलब अट्रैक्ट हो रही है। कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस की तरफ मतलब डायरेक्शन में वो क्या कर रही है, अट्रैक्शन फोर्स उस पर लग रहा है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के सेंटर की ओर अट्रैक्ट होती है, तो वो क्या होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी जो अर्थ का सरफेस है या अर्थ का सेंटर आप बोल सकते हो, वो एक ग्रेविटेशनल पुल की तरह काम करता है ना। वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचने के प्रयास में लगा रहता है हमेशा।
ठीक है। तो यही इसके बाद कई सारे साइंटिस्ट आए जिसके बिहाफ पे जो है डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दी गई, उसके बिहाफ पे जो है प्रॉपर ये आपकी जो है स्टडी की गई है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की। ओके, अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि होता क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, इसके फॉर्मुलेस क्या होते हैं, कंसेप्ट क्या होता है ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। तो मेजर जो आपकी हेडिंग होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वो यूनिवर्सल लॉ, यानी एक यूनिवर्सल लॉ का मतलब क्या हो गया कि पूरे यूनिवर्स में आपका जो फोर्स वैलिड हो वो यूनिवर्सल लॉ होता है। जैसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, है ना। अब देखो जैसे जनरल जनरल में मैं बातें करूंगा, इस पे पकड़ना जो है थोड़ा सा, जैसे अलग अलग कांस्टेंट की वैल्यूज होती हैं वो पूरे यूनिवर्स में मतलब कि एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप बोल्ट्जमैन की कांस्टेंट 1.38 10 टू द पावर 20 - 27 रख रहे हो तो अमेरिका में कुछ और रखोगे, लंदन में कुछ और रखोगे, ऐसा नहीं है ना, वो कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू एवरीवेयर मतलब क्या होगी, सेम होगी, यानी हर जगह के लिए वो क्या है, एक सेम है, एप्लीकेबल है ना, सेम एप्लीकेबल है, यानी सेम वैल्यू आप जो है अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे कुछ और आ रही है, अर्थ पे कुछ, अर्थ के सरफेस मतलब कि वहां पे मून पे कुछ और आ रही है, ऐसा नहीं है ना। तो सिमिलरली यूनिवर्सल लॉ आपका क्या होता है कि ये पूरे यूनिवर्स के लिए वैलिड है, वो यही आपका यूनिवर्सल लॉ होता है, ठीक है। जो यूनिवर्सल लॉ क्या होते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऐसे लॉ होते हैं जो पूरे यूनिवर्स में वैलिड हो, है ना, पूरे यूनिवर्स में। ओके, तो यहाँ पे आप हेडिंग डालिएगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या हेडिंग डालेंगे, यूनिवर्सल यूनिवर्सल लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, जिसे हम लोग कैपिटल जी से भी जानते हैं। अभी देखो इस कैपिटल जी के बारे में बात करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल सकते हो आप। बेसिकली आज हम लोग फोर्स की पूरी स्टडी करेंगे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ हेडिंग डाल लीजिएगा, ठीक है। ओके, अब देखो इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि देखो दो बॉडीज के बीच में लगने वाला जो म्यूचुअल फोर्स होता है एट अ डिस्टेंस, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे टू मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स आपका क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स है। सिंपली अगर नॉर्मल एकदम एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो यही होता है, ठीक है, आपका मेजर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सो ये कैसा फोर्स होता है, एक अट्रैक्शन फोर्स होता है ना, अट्रैक्शन फोर्स होता है। जैसे दो बॉडीज हैं, दो बॉडीज हैं, जैसे ये दो मार्कर है, ठीक है, दो मार्कर है, ठीक है, एक इधर है एक इधर है, इसका मास कुछ अलग है और इसका मास कुछ अलग है। ये दोनों बॉडीज जो हैं एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखे हैं ना, इनके बीच की कुछ डिस्टेंस होगी, तो डिस्टेंस इन लोग के बीच की है, उसके बाद उसके मासेस भी कुछ है ना, तो उसके बेसिस पे इन लोग के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो कैसा फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। कैसा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो यहां पे अगर देखो मैं बात करूं तो इसके थोड़ा सा डेरिवेशन पे जाते हैं। ये आपके जो है दो मासेस है, कंसीडर कर लो कि ये दो मासेस हैं, ठीक है आपके, देखो इस टाइप से m1 और दूसरा मास कौन सा है, m2, ठीक है, m1 m2, ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है आपकी वो स्मॉल r मान लो, स्मॉल r1 मान लो, ठीक है, स्मॉल r। ओके, सो यहां पे देखो दो मासेस के बीच में लगने वाला डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r है ना। तो इसकी अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाती है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मासेस is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of the distance between them, ठीक है। यानी दो बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस एंड इनवर्स डायरेक्टली, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द मीन डिस्टेंस, यानी इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखिए ये वर्ड यूज करिएगा बराबर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये क्लास में भी कई बार हो जाता है किसी के साथ जो है अट्रैक्शन, ठीक है, तो वो चलता रहता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट is directly proportional to is directly proportional to directly proportional to
द प्रोडक्ट ऑफ its two masses and inversely proportional to square of distance between them, square of distance between them, distance between them। ठीक है, ये आपकी मेजर एक थ्योरी हो गई, या फिर बोल सकते हो डेफिनेशन हो गई कि यूनिवर्सल लॉ आपका होता क्या है। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऐसा लॉ जो आपका पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल हो, वेदर आप किसी भी प्लेस पे चले जाओ, वो लॉ क्या हो, हमेशा हर जगह क्या हो, वैलिड हो। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड directly proportional to the product of their masses and square of the inversely proportional to the square of the mean distance, है ना। इन दोनों बीच का जो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस होगी उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और इन दोनों का जो मास है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके, प्रोडक्ट के। ठीक है, इन दोनों मास के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, ओके, यही होता है हमारा जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, यही होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ये वर्ड यूज जरूर करेंगे क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे। और बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, है ना, दो मासेस का प्रोडक्ट आप कर रहे हो, आप दो मासेस का प्रोडक्ट कर रहे हो, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द मीन डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ठीक है, यही आपका जनरली होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अब देखो इसकी डेरिवेशन की बात करते हैं, तो देखो जैसे जैसे आपको बोला गया वैसे वैसे करते जाओ। तो क्या बोला गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस, यानी दो मासेस का आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट कर रहे हो। तो फोर्स कैसा है, फोर्स सिंस F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2, है ना। पहली कंडीशन ये हो गई, ये इक्वेशन फर्स्ट ले लो, है ना, पहली कंडीशन ले लो। देन आपको क्या बोल रहा है कि proportional to the product of its two masses and inversely proportional to the square of the distance between them, यानी f किसके प्रोपोर्शनल है, यहां से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो दो कंडीशन आपको यहां से मिल गई। अब इन दोनों को जब आप कंबाइंड करोगे तो आपका नेट रिजल्ट जो आएगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स का आएगा ना। नेट रिजल्ट आपका क्या आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो फ्रॉम, यहां पे लिखिए फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, दोनों को कंबाइंड मैंने कर दिया अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से जो रिजल्ट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो कैपिटल G आ जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, G m1 m2 बटे आर स्क्वायर। ये आपका जो है नेट जो फोर्स होता है वो आता है ग्रेविटेशनल के केस में, है ना। F इक्वल टू G टाइम्स ऑफ m1 m2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका जो है जनरल फॉर्मूला एक आता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, है ना। अब इसके यूनिट्स की बात करते हैं, डायमेंशंस की बात करते हैं, है ना, कैपिटल G की डायमेंशन की बात करते हैं। तो यूनिट का भी एक अपना ही अलग सिग्निफिकेंस होता है ना। यूनिट का मतलब, यूनिट का बहुत मेजर रोल होता है हर एक फॉर्मूले के बेस पे। आप देखो मोहित सर आपको जो है डायमेंशन एनालिसिस पढ़ा रहे होंगे, उसमें आपने पढ़ा होगा कि मतलब कि जैसे एक फॉर्मूला है तो उसको जस्टिफाई करते कैसे करते हैं ना, यूनिट के बेसिस पे, उसके डायमेंशन के बेसिस पे। तो वो आप वहाँ से लेक्चर देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैं बताऊंगा कि इसकी यूनिट कैसे निकालते हैं, डायमेंशन इसके कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, ठीक है। तो अब देखो इसको यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, यूनिट ऑफ, यही सिंपल लिख लीजिए, यूनिट। यूनिट की बात करेंगे तो यहां से कैसे कैलकुलेट करेंगे, F क्या होता है भाई, फोर्स होता है। अब देखो दूसरे तरीके से मैं बताता हूं आपको, एकदम इजी लैंग्वेज में बताता हूं भाई। फोर्स कोई भी हो, देखो एक तो आपकी एनर्जी होती है, दूसरी फोर्स, इन दोनों का SI यूनिट हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है।
मतलब दोनों का नहीं बोल सकते, एनर्जी का जो यूनिट होगा हमेशा इक्वल होगा, फोर्स का जो यूनिट होगा हमेशा मतलब सेम रहेगा। इक्वल की बात नहीं करूंगा, फोर्स की जो यूनिट होगी हमेशा सेम रहेगी हर जगह, कोई भी फोर्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, है ना। फोर्स क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है फोर्स का, न्यूटन, है ना। तो यू होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे आपका बात करें एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, और कोई भी टाइप किस इलास्टिक एनर्जी हो गई। तो एनर्जी जितने भी होती है उनकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है। एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो यहां से आप यूनिट कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, F इक्वल टू एम ए की बात करें तो ये देखो, मैं सिंपल एक अप्रोच बताता हूं कि कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो F इक्वल टू एम ए, बेसिकली ये कौन सा लॉ है, न्यूटन का ही लॉ है ये, ठीक है। न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द प्रोडक्ट, ये आपका न्यूटन का सेकंड लॉ है ना, F इक्वल टू एम ए, है ना। जहां पे द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, वो आपको जो है मोहित सर पढ़ाएंगे जो है सेकंड चैप्टर में ना, जब आएगा सेकंड चैप्टर तब उसमें पढ़िएगा, अभी तो फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है, ठीक है, ओके। तो ये बेसिकली सेकंड लॉ से आया है, ये कहां से आया है, सेकंड लॉ से, ये सेकंड लॉ से आया, सेकंड लॉ से, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ से, न्यूटन सेकंड लॉ से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है। तो यहां से अगर देखो, मैं यहां से फोर्स की बात करूं, फोर्स की यूनिट की बात करूं, तो मास की यूनिट क्या होती है, केजी, मास की यूनिट क्या होती है, केजी। और एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन आपका होता है, एक्सीलरेशन आपका क्या होता है, एक्सीलरेशन का होता है कि dB बाई डी टी, dB बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कितने यूनिट टाइम में आपकी वेलोसिटी जो है चेंज हो रही है ना, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी चेंज हो रही है पर यूनिट टाइम में, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन बोलेंगे, एक्सीलरेशन बोलेंगे। तो ठीक है, तो dB बाई डी टी यानी वेलोसिटी किस में होती है, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में, और टाइम कितना है, सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन की यूनिट कितनी होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से क्या निकाल लेंगे आप, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। फोर्स की यूनिट क्या होती है, यहां से देखिए आप फोर्स की यूनिट क्या निकाल लियो, केजी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, केजी न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर। या फिर इसी की एसआई यूनिट जो हम लोग बोलते हैं वो न्यूटन होती है, इसी की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, इसी की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, ठीक है। तो ये फोर्स की यूनिट आ गई। अब यहां से इसकी बात अगर करेंगे तो देखो क्या होगा, इसकी बात अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं तो यहां से आप क्या कर सकते हो कि m1 है m2 है, तो केजी, केजी क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर होगा। और डिस्टेंस है तो डिस्टेंस आप मीटर में भी ले सकते हो, सेंटीमीटर में, है ना। एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं तो मीटर में लेंगे डिस्टेंस, एसआई यूनिट की बात करेंगे तो मीटर में लेंगे, तो यहाँ तो केजी स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका जो है मीटर स्क्वायर, तो केजी स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। और जी की वैल्यू अभी देखो कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा मैं यहाँ बताता हूँ जी की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे। तो इसकी अगर यूनिट की बात करेंगे तो यही सिंपल यूनिट हो जाएगी, केजी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसी का डायमेंशन जो हम लोग लिखते हैं, डायमेंशन आपका क्या हो जाएगा, देखो डायमेंशन आपका क्या हो जाएगा, देखो डायमेंशन यहां से निकालो, चलो जी का डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं हम लोग, जी का डायमेंशन पहले कैलकुलेट कर सकते हैं। जी का डायमेंशन पूछा भी जाता है कि जी का डायमेंशन निकालिए कैसे क्या होगा, ठीक है। तो फोर्स हमारा कितना आया था, जी टाइम्स ऑफ m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर, है ना, ये आया था। अब देखो जी को एक साइड लो, बाकी जो वेरिएबल्स है उसको एक साइड लो ना यहाँ से, तो जी को एक साइड लेंगे तो क्या करेंगे, आर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आर स्क्वायर से, तो एफ टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर इक्वल टू जी अपॉन जी टाइम्स ऑफ m1 m2, फिर जी यहाँ से कितनी आ जाएगी, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, फिर जी क्या हो जाएगा, देखो यहां से फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। यहां से देखो डायमेंशन इसकी कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मास की डायमेंशन सिंपल m हो जाएगा, ठीक है। मीटर m, मीटर है, मीटर किस में होती है, लेंथ में। देखो तीन फॉर्म में होता है, m l t, जिसमें आपका मास m है, l क्या है, लेंथ है, t क्या है, टाइम है, ठीक है। तो इसकी बात करेंगे, अगर यूनिट की बात करेंगे तो m मास kg है, तो l हो जाएगा मीटर, और t स्क्वायर है, यानी अपॉन टी स्क्वायर है, एम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, तो एल टी माइनस टू हो जाएगा, एल टी माइनस टू हो जाएगा,
है ना, ये फोर्स की यूनिट आ गई mlt माइनस 2। तो ये फोर्स की यूनिट यहाँ पे आप रख दो, ये फोर्स की यूनिट अब यहाँ पे रख दो, तो mlt माइनस 2, ठीक है। और r क्या है आपका, r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी फोर्स के बीच में लगने वाला जो डिस्टेंस है वो आपका वो r है, ठीक है। तो r की यूनिट यहाँ से क्या रख दोगे, r की यूनिट यहाँ से क्या रख दो, तो r सिंपल क्या हो जाएगा, r क्या है, लेंथ है, तो लेंथ को हम लोग किससे डिनोट करते हैं डायमेंशन में, l से, तो l स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ये l स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये kg, मास किस में होता है, kg होता है, मास किस में कितना होता है, kg होता है, तो m ये आपका किस में सिंपल हो जाएगा, m स्क्वायर में, है ना। अब इसको यहाँ से सॉल्व कर लो आप, तो इसको यहाँ से सॉल्व करोगे तो यहाँ थोड़ा इसको रफ कर देता हूँ, इसको यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, सबको ऊपर ले लो, सबको एक कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे m है, ये ऊपर जाएगा, तो ये मान लो इसकी पावर 1 है ना भाई, m की पावर कितनी है, 1 है, ये m ऊपर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, है ना। तो इसको इस तरीके से लिख लो। अच्छा, अब क्या बचा हमारा, l बचा, तो l को सिंपली ऐसे ही रहने दो, l को सिंपली ऐसे ही रहने दो। और यहाँ पे l है और यहाँ पे l स्क्वायर है, तो l क्यूब हो जाएगा ना, l की पावर 1 है, यहाँ पे +2 है, यार देखो जब बेस सेम होता है, जैसे a की पावर m है इंटू b की पावर n है, तो बेस सेम जब होता है तो ये क्या होता है, पावर्स ऐड हो जाती है, a की पावर m प्लस n हो जाता है ना, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है ना। तो बेस यहाँ पे देखो लेंथ सेम है, लेंथ की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे लेंथ की पावर 2 है, तो सिंपली ऐड हो जाएंगी, 1 + 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आपका t है, तो t टू द पावर -2 है, और कहीं तो मेरे को t नजर नहीं आ रहा है ना, मेरे को और कहीं t नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से g की वैल्यू, g का मतलब डायमेंशन कैलकुलेट कर लो, तो m कितना हो जाएगा, m 1 - 2 -1 हो जाएगा, और यहाँ पे l 2 + 1 l क्यूब हो जाएगा, एंड t टू द पावर -2, यानी जो g की डायमेंशन होती है m टू द पावर -1 l क्यूब 2 टू द t की पावर कितनी हो जाएगी, -2 ना, ये डायमेंशन आपकी जो है g की निकलती है, ये डायमेंशन आपकी g की निकलती है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा डायमेंशन ऑफ g, देखो डायमेंशन ऑफ g की बात करेंगे अगर हम, डायमेंशन ऑफ g कितना हो जाएगा, m टू द पावर -1 l क्यूब t टू द पावर -2, है ना, ये होता है डायमेंशन ऑफ जी, ये प्रोसीजर होता है, ये प्रोसीजर से आप कैलकुलेट कर सकते हो डायमेंशन किसकी, जी की, है ना। जी क्या है आपका, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसकी वैल्यू की बात करेंगे तो कितनी होती है, इसकी वैल्यू की बात करेंगे तो कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, है ना, -11 यूनिट। फिर देखो यूनिट की बात कर रहा हो तो ये डायमेंशन तो आप निकाल ही चुके हो, यूनिट की बात करोगे तो यूनिट फिर से यहां से निकाल लो। तो एफ पता है हमें क्या होता है, देखो मैं एक एक चीज करके दिखा रहा हूं, मुझे पता है डायरेक्टली लिख दूंगा, है ना, आपको समझ में नहीं आएगा। तो जी की यूनिट की बात करोगे तो यहां से कितना हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर है ये अपॉन m1 m2 है ना। तो इसकी जनरल यूनिट जो निकालोगे आपको कितना हो जाएगा, फोर्स किस में होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है फोर्स, तो यहां से क्या लिख सकते हो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आर किस में होता है, लेंथ है, तो आर किस में होता है, लेंथ है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका, सिंपल मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और नीचे कितना हो जाएगा, केजी स्क्वायर, केजी इंटू केजी स्क्वायर, केजी इंटू केजी, ठीक है, सिंपल आपका। फिर यहां से जी की वैल्यू निकाल लो आप, तो केजी यहाँ पे पावर 1 थी, फिर यहां से कितना हो जाएगा, केजी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो केजी की पावर -2 हो जाएगा, है ना, केजी ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा पावर। नेक्स्ट आपका क्या है, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा आपका, और आपका टाइम कितना हो जाएगा, टाइम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर क्यूब, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो जी की जो नॉर्मल वैल्यू आ जाएगी कितनी हो जाएगी, नॉर्मल वैल्यू केजी माइनस मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, या फिर न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल सकते हो ना, तो ये भी बोल सकते हो आप, है ना, इस तरीके से आप यहां से निकाल सकते हो। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। कैसा फोर्स है ये आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होते हैं आपके, जो दो मासेस के बीच में लगने, जैसे व्हेन टू बॉडीज
are separated at a distance r, then their product of masses is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या सीखा भी कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, उसके मतलब कि फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आप यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट क्या होता है, जो है यूनिट यहाँ से आप निकाल सकते हो kg⁻⁻1 मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं m⁻⁻1 L³ T⁻²। ओके, तो ये ओवरऑल बात हो गई कि जो है फोर्स क्या होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, उसके यूनिट के बारे में बात कर ली हम लोग ने, ठीक है। अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स का अलग अलग जगह सिग्निफिकेंस है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स का अलग अलग जगह सिग्निफिकेंस है। अब देखो थोड़ा सा ये फील करो कि एक लाइटर बॉडी और एक हैवियर बॉडी के बीच में क्यों इतना ज्यादा डिफरेंस होता है फोर्स का, है ना। जैसे हमारे आपके बीच में फोर्स मतलब कि बहुत ही नेग्लिजिबल लगता है, हम लोग को फील ही नहीं होता ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है हम लोग के बीच, है ना। बट अगर एग्जैक्ट मतलब कि एनालिसिस करो तो उसके बेसिस पे अगर देखो तो जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे, या फिर जितने सेलेस्टियल बॉडीज हैं, हेवनलीज बॉडीज हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। वो आपका कैसा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। बिकॉज दे आर हेवनली बॉडीज देन दे एक्सपीरियंस द हाईएस्ट, या आपको बोल सकते हो कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, यानी कैसा फोर्स फील करते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट वे में फील करते हैं। बस हम लोग जो है लाइटर वे में फील करते हैं, हम लोग को उतना ज्यादा एहसास नहीं होता कि हम लोग के बीच जो है ग्रेविटेशनल फोर्स भी कुछ लग रही है, ठीक है, ये होता है। ओके, तो ये आप नोट कर सकते हैं, आप नोट कर लीजिए थोड़ा। ओके, तो आई होप ये नोट कर लिया होगा आपने, है ना। तो देखो ऐसा होता है कि अगर मैं बात करूं कि सिंपल आपका जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, तो ये तो आपकी जो है एक थ्योरेटिकल अप्रोच बता दी गई कि ऐसे ऐसे ये होता है ना। दो मासेस का प्रोडक्ट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर ऑफ मीन डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो वो आपका जनरली डिराइव करा दिया फोर्स ही होता है ना। बट अगर हम लोग जो है थोड़ा सा डीपली समझे तो अगर दो मतलब कि मास अगर हम जो है बॉडीज का थोड़ा सा कम लेते हैं, जैसे मान लो मैं एक कंडीशन ये लेता हूँ कि दोनों बॉडीज का जो मास है वो जो है बहुत ही कम है, यानी 2 kg ले लिया, 4 kg ले लिया, और वहीं पे दूसरे बॉडी का मास हमने कितना ले लिया, जो है 2000 kg, 4000 kg। तो वहां पे आपको एग्जैक्ट एनालिसिस होता है कि मास के मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे मास जो है डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, है ना। तो मास की जितना ज्यादा आप वैल्यू बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपका जो है फोर्स का क्या होगा, कम होगा ना। डिपेंडेंसी आप थोड़ा सा देख लो, डिपेंडेंसी आप देख लो थोड़ा सा, मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ। अच्छा देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको रफ करना चाहूंगा, इसको मैं रफ कर देता हूँ। डिपेंडेंसी पहले आप देख लो कैसे होता है, ठीक है। इसकी यूनिट आप लोग निकाल लेना, इसकी यूनिट जो है आप लोग यहाँ से निकाल लेना, मैं लिख ही देता हूँ। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है ना, पर केजी स्क्वायर होता है, ठीक है। ओके, तो देखो अगर मैं बात करूं कि आप जितना ज्यादा मास बढ़ाओगे ऑब्जेक्ट का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर देखो ये 2m है, ये मान लो 4m है, और इन दोनों बीच की डिस्टेंस मान लो 2r है ना। तो आप यहाँ थोड़ा सा देखना कि इसका बॉडी का मास कितना है, 2m है, उसका मास कितना है, 4m है। अब दोनों का अगर प्रोडक्ट करेंगे, फोर्स की वैल्यू लिखेंगे हम लोग, तो फोर्स की वैल्यू देखो कितना आ जाएगी, g टाइम्स ऑफ ये 4m है, ये 2m है, तो 4m इंटू 2m इंटू 2m इंटू 2m अपॉन r कितना है, 2r है, यानी पूरा ये डायमीटर की बात कर रहे हैं, तो ये 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहां से कितना हो जाएगा, g टाइम्स ऑफ 8m स्क्वायर, या इसको m1 बोल दो, इसको m2 बोल दो, इसको 2m1 4m2, तो ये m1 इंटू m2 हो जाएगा, m1 इंटू m2 अपॉन 4r स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसको न्यूमेरिकल वैल्यू बाहर ले लो थोड़ा सा, 4/8 g टाइम्स ऑफ m1 m2 बटे r स्क्वायर, है ना।
तो यहाँ से देखो आपकी कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, यानी अगर इसको मैं बोलूँ नया फोर्स बोलूँ, एफ डैश बोलूँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ना, 2 टाइम्स ऑफ ओल्ड, यानी जो आपका जो है पिछला फोर्स था वो 2 गुना ज्यादा है, यानी नए वाले फोर्स से, है ना। नया वाला फोर्स जो है 2 टाइम्स मोर देन द ओल्डर फोर्स, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स क्या हो रहा है, इसका इफेक्ट बढ़ रहा है, यानी ज्यादा आप मास जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आप क्या कर जाएगा, फोर्स एक्सीड कर जाएगा। बट यहीं पे अगर मैंने आर की वैल्यू बढ़ा दी, डिस्टेंस मैंने अगर बढ़ा दिया, डिस्टेंस अगर मैंने बढ़ा दिया, तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यानी जैसे जैसे अगर मैं बोलूं कि डिस्टेंस यानी आर की वैल्यू जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे, फोर्स की वैल्यू वैसे वैसे डिक्रीज करेगी। पहली कंडीशन ये होती है। और दूसरी कंडीशन ये होती है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस जो है इनकी वैल्यू जैसे जैसे हम लोग इंक्रीज करेंगे, तो फोर्स की वैल्यू वैसे वैसे क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ये होती है डिपेंडेंसी ना, यानी आर की वैल्यू घटा रहे हो तो फोर्स बढ़ेगी, आर की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो फोर्स घटेगी। अगर मासेस आप बढ़ा रहे हो तो फोर्स जो है बढ़ेगी, घटा रहे हो तो घटेगी ना। ये होती है कुछ डिपेंडेंसी, ठीक है। ओके, चलो इस पे मैं एक क्वेश्चन करता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए जो है। अच्छा, इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, एप्लीकेशंस में जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। एप्लीकेशंस आप नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा, थोड़ा सा एक लिख लीजिएगा, 1-2 एप्लीकेशन। इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे, अगर हम एप्लीकेशन की बात करेंगे तो आप सिंपल पाएंगे कि इट एक्सपीरियंसेस, यानी इस फोर्स को कहाँ एक्सपीरियंस किया जाता है ना, इट एक्सपीरियंसेस बिटवीन, बिटवीन का मतलब भी ऐसा मैं पूरा ही लिख देता हूं, ठीक है, आप समझ नहीं पाओगे। तो बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, टू ऑब्जेक्ट, है ना, लाइक फोर्स बिटवीन टू प्लैनेट्स, फोर्स बिटवीन टू प्लैनेट्स, टू प्लैनेट्स बोल सकते हो, या टू सेलेस्टियल बॉडी बोल सकते हो, है ना, सेलेस्टियल बॉडीज लाइक स्टार्स, मून्स एक्सेट्रा, है ना। और ग्रेविटेशनल पुल होती है आपकी, जो है जो टाइड्स वगैरह आती है, आपने देखा होगा कि जनरली जो है आपके कोस्टल एरियाज में, गोवा के बीच वगैरह पे जो है, तो वहां पे जो है टाइड्स वगैरह आती है ना, हाई टाइड्स, लो टाइड्स, वो सब जो है ग्रेविटेशनल पुल पे ही बेस्ड होता है ना, ग्रेविटेशनल पुल पे ही, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। और आपके जो है जो अर्थ और सन के बीच में जो फोर्स लगता है, बाइंडिंग फोर्स, जिसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से भी जानते हैं ना, तो वो सब एप्लीकेशंस होते हैं, जो है 2 प्लैनेट्स को बाइंड करके रखता है ना, वाइंड अप करके, यानी उसको जो है इधर उधर भटकने नहीं देता। नहीं तो हम लोग ऐसे पूरे ब्रह्मांड में चक्कर खाते रहेंगे ना, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा। ओके, फिर मैं बता रहा हूँ कि लाइटर बॉडी के लिए ये लोअर फोर्स एक्सपीरियंस हम लोग करते हैं, हैवियर बॉडी के लिए हम लोग एक्सपीरियंस इस फोर्स का ज्यादा करते हैं, ठीक है। ओके, अभी थोड़ा सा मैं इसके बारे में और डिस्कस करूंगा, अभी इसको आप नोट कर लीजिए, तब तक आप नोट कर लो पहले इसको। सो देखिए, आपके सामने जो है 2 कंडीशन हमने यहाँ पे ली है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में हम लोग चेक करेंगे कि क्या इफेक्ट ऑफ फोर्स, कैसे मतलब डिस्टेंस पे वो डिपेंडेंस, क्या डिपेंडेंसी होती है ना आपकी, जो है मासेस पे कैसे डिपेंड करते हैं, तो वो यहाँ पे चेक करेंगे। तो कंडीशन 1 में क्या हो रहा है कि व्हेन बोथ मासेस बिकम्स 2m एंड 4m1, है ना, एट अ डिस्टेंस ऑफ r डिस्टेंस, पहली कंडीशन में ये है। और दूसरी कंडीशन आपकी जो है, दूसरी कंडीशन में मास को डबल कर दिया जा रहा है, पहले मास को डबल कर दिया जा रहा है, दूसरे मास को 8 टाइम कर दिया जा रहा है, ठीक है। और डिस्टेंस को यहाँ क्या कर दिया जा रहा है, r से 2r कर दिया जा रहा है, यानी डिस्टेंस को आप क्या कर दे रहे हो, बढ़ा दे रहे हो। तो जनरली अगर मैं बात कर रहा था कि वहां पे मैंने बात किया था कि F बराबर क्या होता था, आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू आती थी, F बराबर G टाइम्स ऑफ m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यानी आप मास को जितना ज्यादा इंक्रीज करते थे, मास की वैल्यू को आप जितना बढ़ाते थे, उतना आपका जो है फोर्स का वैल्यू क्या होता था, इंक्रीज करता था, है ना। और जितना आप r डिक्रीज करते थे, उतना आपकी वैल्यू क्या होती थी, डिक्रीज करती थी ना। जितना आप डिक्रीज करोगे उतना इंक्रीज करेगी, वो थोड़ा देख लेते हैं मैंने, है ना, यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप फोर्स का इफेक्ट निकालोगे, अगर आप फोर्स का इफेक्ट निकालोगे, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, G टाइम्स ऑफ m1 m2 बटे r स्क्वायर, ठीक है।
फोर्स का इफेक्ट देखना है हमें। तो यहाँ पे m1 की वैल्यू कितना है, m1 रिप्लेस हो जाएगा, g तो ऐसा रहेगा, m1 किससे रिप्लेस हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ m1, और m2 किससे रिप्लेस हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ m2 बटे r स्क्वायर, तो r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां से फोर्स की वैल्यू निकालोगे कितना आएगा, g टाइम्स ऑफ 2 4 जा कितना हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ m1 m2 बटे r स्क्वायर। यानी जो न्यू फोर्स है आपका, जो है न्यू फोर्स है, यानी न्यू इफेक्ट जो होगा आपका जो है 8 टाइम्स ज्यादा होगा ओल्डर इफेक्ट के, है ना। ओल्डर फोर्स के 8 टाइम्स ज्यादा होगा आपका जो है न्यू ईयर फोर्स, यानी नया वाला फोर्स जो है आपका 8 टाइम्स ज्यादा होगा। फिर देखो बात वही आ गई कि आपने मास की वैल्यू बढ़ाई, डिस्टेंस की वैल्यू क्या कर रही है, आपने डिस्टेंस पे कोई ध्यान ही नहीं दिया, डिस्टेंस जैसे का तैसा है, आर की वैल्यू आ रही है ना, डिस्टेंस को ना बढ़ाए ना घटाए, तो उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, मास आप बढ़ा रहे हो तो फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है, ऑलवेज इंक्रीज करेगी। सेकंड आपका केस क्या है कि जब मास आप डबल कर दे रहे हो, और पहले मास को डबल कर दे रहे हो, दूसरे मास को आप 8 टाइम्स कर दे रहे हो, तब यहाँ पे देखो मतलब कि आपका फोर्स का क्या इफेक्ट होता है, तो g टाइम्स ऑफ m1 m2 बटे r स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखो m1 m2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे m1 की वैल्यू किससे रिप्लेस होगी 2 टाइम्स ऑफ m1, एंड m2 की वैल्यू किससे रिप्लेस होगी 8 टाइम्स ऑफ m2 अपॉन r स्क्वायर। r की वैल्यू क्या है 2r है, अब r की वैल्यू मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, यानी डिस्टेंस को मैंने बढ़ा दिया, डिस्टेंस को मैंने बढ़ा दिया, तो जाहिर सी बात है फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। तो 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 2 जा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। एक्चुअली इसको 8 ना करके आप जो है कोई और वैल्यू कर लो, तो यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे कर लिया 4, है ना, 4m2 कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 4m2 पुट कर दो, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो g टाइम्स ऑफ m1 m2 अपॉन 2r का होल स्क्वायर कितना होगा 4r स्क्वायर होगा ना, 4r स्क्वायर। तो यहां से कितना हो जाएगा 8/4 g टाइम्स ऑफ m1 m2 बटे r स्क्वायर। तो नेट आपका जो फोर्स का इफेक्ट होगा 8/4 कितना होगा 4 2 जा 8, यानी 2 टाइम्स ऑफ g टाइम्स ऑफ m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और ये कैसा फोर्स है, ओल्डेस्ट फोर्स है, यानी 2 टाइम्स ऑफ f, यानी जो न्यू फोर्स होगा आपका एफ डैश जो होगा, एफ डैश की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ एफ आएगी, 2 टाइम्स ऑफ एफ आएगी। यानी अगर मैं देखूं तो पहले कंडीशन में आपकी जो है मास की वैल्यू जैसे आपने इंक्रीज कर दी थी, तो 2 4 जा 8, और डिस्टेंस आपने सेम रखा था, तो उस केस में आपकी 8 टाइम इंक्रीज कर गई थी ना, 8 टाइम्स जो है न्यू ईयर फोर्स, नया वाला जो फोर्स था 8 टाइम्स मतलब कि बिगर था, यानी ज्यादा था, मतलब उससे जो है ओल्डर फोर्स है। बट यहाँ पे क्या कर दिया आपने, डिस्टेंस को बढ़ा दिया, तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, डिस्टेंस बढ़ा दिया आपको, फोर्स की वैल्यू कम हो गई। तो इससे आप एनालिसिस कर सकते हो कि अगर मैं जितना ज्यादा मास बढ़ा रहा हूं, यानी हैवी ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, वहां पे आपकी फोर्स की वैल्यू जनरली आपकी इंक्रीज करेगी, और डिस्टेंस अगर बढ़ा रहा हूं तो डिक्रीज करेगी ना। ये हो गई एक डिपेंडेंसी। इससे हमको पता चलता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मास और डिस्टेंस पे मतलब कि आपकी जो है डिपेंडेंसी होगी ना उसकी। ग्रेविटेशनल इसकी बात करें तो इसकी वैल्यू चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, तो इसकी वैल्यू जी की वैल्यू जो है डजंट चेंज, यानी ये आपका जी की वैल्यू जो है जो यहाँ पे रहेगा वो कहीं पे भी चले जाओगे आपकी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 ही होगी हर जगह, ठीक है। तो इस पे आप नहीं जा सकते हो कि इसकी वैल्यू रख दूंगा तो ज्यादा कम हो जाएगा ना, जी की वैल्यू तो सेम रहेगी, आपका मास और डिस्टेंस वेरी करेगा, है ना, जी की वैल्यू आपकी जो है हमेशा सेम रहेगी। तो ये होती है आपकी जो है बेसिकली डिपेंडेंसी, है ना। इसके बाद हम लोग जो है एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर इस लेक्चर को पर्टिकुलर फर्स्ट लेक्चर को यहाँ पे डिस्क्लोज करते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा मैं साइड हट जाता हूँ। ओके, सो आपके सामने देखिए 2 क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पे हो रही बहुत तेज बारिश, और रात के आई थिंक बज रहे हैं, कितना बज रहा है मोहित भाई 12, है ना, 12 बज रहे हैं इस समय। तो हम यहाँ और जो है यहाँ पे लेक्चर रिकॉर्डिंग की प्रोसेस चल रही है। देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2000 kg एट अ डिस्टेंस एट अ अर्थ सरफेस, यानी अर्थ सरफेस से बोला जा रहा है कि उसका फोर्स इफेक्ट निकालिए जिसका बॉडी का मास कितना दिया है 2000 kg एंड मास ऑफ अर्थ दिया है, ये आपका जो है मास ऑफ अर्थ हो जाएगा
इसको मैंने m1 लिख दिया है, मास ऑफ अर्थ हो जाएगा, और ये आपकी रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगी 6.38 इंटू 10⁶ मीटर, यानी ठीक है। अब ये सब आपको वैल्यू दी है तो ये सिंपल हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन, ये सिंपल, बस आपको कैलकुलेशन करना है। तो F बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, G टाइम्स ऑफ m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, है ना। ये आपको 1 2 3 4 वेरिएबल्स है, चारों वेरिएबल्स की वैल्यू दे रखी है, आपको वैल्यू पुट करना है, F की वैल्यू निकालना है, यानी नेट इफेक्ट फोर्स आपको निकालना है ना, एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट मास, यानी जो ऑब्जेक्ट के बीच में मास, मतलब मास के बीच में जो मास के ऊपर जो फोर्स लग रहा है। ओके, तो G की वैल्यू मैं रखता हूँ, कितना है G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11, है ना, ये हो गया। उसके पास दोनों मास के वैल्यू दे रखे हैं, है ना, दोनों मास के वैल्यू दे रखे हैं। तो पहला मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ कितना है 5.98 इंटू 10⁻24 इंटू m2 कितना दे रखा है 2000, ये आपका 2000 दे रखा है। R की वैल्यू आप रख दो, R की वैल्यू क्या रखी है 6.38 इंटू 10⁻+6, यानी इसका स्क्वायर कर दो आप, 6.38 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर। ओके, अब यहां से आप सॉल्व कर लो, तो आप यहां से जब सॉल्व करोगे, आप यहां से जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6.67 को एज इट इज रखो, 6.67 को एज इट इज रखो, 6.67 को एज इट इज रखो इंटू 10⁻11, है ना। और ये आपका कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका जो है 5 ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं ऐसे लिखूं पॉइंट हटा के तो 1 2, यानी 2 पॉइंट शिफ्ट ऑफ करोगे तो यहाँ पे पावर 2 कम कर दोगे, यानी 22 पावर हो जाएगी, समझ रहे हो। यहाँ से ये पॉइंट जब शिफ्ट करोगे तो यहाँ 100 आएगा, यानी 2 0 इंक्रीज करेगा, यहाँ से 2 पावर कट जाएगी, यानी 10⁻22 बचेगा, तो यानी ये 598 इंटू 10⁻22 इंटू ये क्या है 2⁻10, 2 की पावर 10⁻3, 2 इंटू 10⁻3 यानी 2000, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻3। अब ये 22 पावर 22 प्लस 3 यानी 2 3 5 25 हो जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 पॉइंट, जो रेडियस है आपका कितना 6.38 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। इस फोर्स को आप कैलकुलेट करोगे तो इस फोर्स की वैल्यू आएगी 1.959 इंटू 10⁻4, है ना। इस फोर्स को आप अगर कैलकुलेट करोगे, मैं कैलकुलेट कर रखा हूं, तो इस फोर्स की वैल्यू आप जब कैलकुलेट करोगे तो इतना आएगा, ठीक है, इतना आएगा 1.959 इंटू 10⁻4 न्यूटन। या फिर इसी को आप ऐसे बोल सकते हो कि यहां से जब पावर शिफ्ट करोगे तो 1 2 3 zeros आर इन द डिनोमिनेटर्स, 3 zeros कैंसिल 10⁻4, तो यहां पे कितना आ जाएगा 195 इंटू 10, तो ये कितना आ जाएगा 19.5 न्यूटन, है ना, इस तरीके से। तो 19.5 न्यूटन, यानी ये आपका जो है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर इतना फोर्स लगेगा, कितना 19.5 न्यूटन, इतना फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन तो ऐसे सिंपल था। दूसरा क्वेश्चन पे आइए, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार मैं चेक कर लूं, ये दूसरा क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस, यानी 2 पार्टिकल है, दोनों पार्टिकल के क्या है मास क्या है इक्वल है। देखो ऐसे डायग्राम बनाओ, पहले इस टाइप से आप डायग्राम बना लो, गोला मेरा कभी अच्छा नहीं बनता, है ना, सर्कल मेरा कभी अच्छा नहीं बनता, ठीक है। तो इस टाइप से कोई सर्कल है ना, 2 पार्टिकल ऑफ इक्वल मासेस मूविंग इन अ सर्कुलर रेडियस, यानी इसकी रेडियस अगर मैं बोलूं इस टाइप से, मान लो पार्टिकल m1 इधर भाग रहा है, m1 मास तो आपका सेम है, तो मास आपका सेम है ना। यहाँ पे कंडीशन क्या है m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, यानी दोनों मास आपके क्या है इक्वल है, ठीक है, पहली कंडीशन।
मूव इन अ सर्कुलर of radius r under the action of their mutual gravitational attraction then the speed of each of the particle। इतनी बात कही गई है, इतनी बात कही गई है भाई। अगर बताओ ये कोई सर्कल है, इसका जो है सेंट्रल पॉइंट आपका बीच में लाई करेगा, और ये आपका पूरा क्या है, डायमीटर है। ये आपका पूरा कितना है, डायमीटर है, कैपिटल स्मॉल डी। और हमें पता है कि डायमीटर बराबर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, है ना। तो ये अगर एक्चुअल में देखा जाए तो ये 2r है, यानी इसकी डिस्टेंस कितनी है, 2r है, r प्लस r। भाई ये भी r है, इतनी डिस्टेंस कितनी है, r है, और इतनी डिस्टेंस कितनी है, r है। तो r प्लस r कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो r प्लस r 2r हो जाएगा। तो यहां पे आप लिखेंगे क्या हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, g टाइम्स ऑफ m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, अपॉन r स्क्वायर, अपॉन r स्क्वायर। हमें निकालनी क्या है कि द स्पीड ऑफ पार्टिकल, यानी ईच पार्टिकल की स्पीड निकालनी है ना। तो स्पीड का मतलब देखो, अब एक कंसेप्ट समझो, एक थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स का। अगर कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो सेंट्रल में लगने वाला फोर्स क्या होता है, उसका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। यानी सेंटर में फोर्स एक्ट करने वाला कैसा फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड द एक्सीलरेशन विच आर एक्टिंग ऑन द सेंट्रल पॉइंट, दैट एक्सीलरेशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ये दो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो ही ये क्वेश्चन हो पाएगा। ओके, अब ये सर्कुलर ऑर्बिट पे जो है आपका रोटेट कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, एफ की वैल्यू यहां से आप लिखोगे तो कितना हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू कितना आता है, mb स्क्वायर बटे r, mb स्क्वायर बाई r। अब यहां से स्पीड की वैल्यू निकाल लो। मास दोनों आपके क्या है, सेम है, तो m1 m2 को हम एज्यूम ना करके हम क्या लिख देंगे, m डॉट m, यानी मास आपके क्या है, सेम है ना। तो मास मास कैंसिल हो जाएंगे यहां से, और एक आर से एक आर चला जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, ये आपका जो है आर की वैल्यू यहां पे रखेंगे फिर कैंसिल करेंगे ना। आर की वैल्यू यहां पे रखेंगे, पहले आर की वैल्यू हमारी क्या है, 2r है। आर की वैल्यू क्या है, 2r, तो 2r का होल स्क्वायर पहले करेंगे, 2r का पहले होल स्क्वायर करेंगे, फिर यहां से कितना होगा, फिर यहां से कैंसिल करेंगे, तो gm, इसको मैं कैपिटल M मान लेता हूं, तो 2r का कितना होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 4r स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर बाई r, v स्क्वायर बाई r। तो एक r से एक r कैंसिल हो गया, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी, v स्क्वायर बटे gm बाई 4r। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, रूट ऑफ gm बाई 4r। तो स्पीड ऑफ अ पार्टिकल की बात करेंगे तो स्पीड ऑफ अ पार्टिकल कितना आ जाएगा, रूट ऑफ gm बाई 4r, है ना। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ये आंसर होगा। स्पीड ऑफ अ पार्टिकल यानी दो ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे अगर मतलब रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही हैं या फिर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही हैं, तो उस केस में ईच पार्टिकल की जो स्पीड होगी gm बाई 4r होगी, रूट ऑफ gm बाई 4r होगी, रूट ऑफ gm बाई 4r होगी। अब इसके बाद जो है दो टॉपिक आपके जो हैं छोटे छोटे हैं। एक सिंपल आपका जो है सुपरपोजिशन थ्योरम है, यानी अगर आपके कई सारे ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं, उन सब फोर्सेस का जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा वो विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम के बेसिस पे वहां पे डिफाइन करना है, ठीक है। सुपरपोजिशन थ्योरम बेसिकली एल्जेब्रिक सम के बेसिस पे हम लोग बात करते हैं, है ना। एल्जेब्रिकली यानी आपका जो एक फोर्स मान लो, जैसे मैं मार्कर यहाँ पे लेता हूँ, जैसे एक फोर्स इधर साइड लग रहा है, एक फोर्स इधर साइड लग रहा है, एक ऊपर लग रहा है, एक नीचे लग रहा है। तो मतलब यहाँ पे देखो, अगर कार्टेशियन प्लेन के थ्रू देखोगे तो आप जो है कोई पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, कोई नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो यानी दोनों सारे फोर्सेस का जो एल्जेब्रिक समेशन होगा वो आपका क्या होता है, सुपरपोजिशन थ्योरम। यानी वहां पे हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट करके नेट फोर्स की वैल्यू वहां पे फाइंड करते हैं। और नेक्स्ट आपका जो होगा वेक्टर फॉर्म में कैसे हम लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को। ये दो टॉपिक आपका जो है मेजर होगा। इसके बाद जो है उसके बाद इस लेक्चर को जो है यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं। ओके, तो ये दो क्वेश्चन आप नोट कर लो, तब तक नोट करो जल्दी। सो देखो, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो है वेक्टर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी आपका जो वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, वो हम लोग कैसे करते हैं। देखो
देखो एक फिगर आपके सामने दिख रही होगी, ये आपकी जो है R2 डिस्टेंस है, R2 वेक्टर है, ये R1 वेक्टर है, ठीक है, ये R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है, और R1 वेक्टर के अलोंग जो है ये आप कोऑर्डिनेट यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो इस टाइप से, है ना, इस टाइप से आप एक इमेजिनरी कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लो। मान लो ये y एक्सिस हो गई, नेगेटिव y एक्सिस, सॉरी नेगेटिव x एक्सिस, है ना, नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर पहले वाले सिस्टम के लिए हम लोग देखते हैं, यानी m1 मास के अलोंग देखते हैं, तो m1 मास के अलोंग देखो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, m1 मास देखो R21, अगर R21 की वैल्यू यहां से मैं लिखूं, R21 का मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। R21 का मतलब क्या हो गया, R21 का मतलब हो गया कि जो रेडियस है, रेडियस यानी सेकंड वाली रेडियस जो है फर्स्ट के रिस्पेक्ट में कितना दूरी है ना, मास 1 से कितने डिस्टेंस पे है ना, तो इसकी वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूंगा तो यहां से क्या लिखूंगा, R21 वेक्टर अगर लिखना चाहूंगा तो यहाँ पे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, भाई यही तो लिखेंगे, यही तो लिखेंगे, है ना, यही तो लिखेंगे। अगर मैं अगर बोलूं कि हम लोग अगर कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो A डॉट बी को कैसे लिख सकते हैं, B माइनस ए या बी A माइनस बी, है ना, इस टाइप से रिप्रेजेंटेशन मैंने किया है, इस टाइप से आप लिखोगे ना, यानी R2 के रिस्पेक्ट में R1 रेडियस कितना ज्यादा है ना, तो R2 माइनस R1 डिफरेंस ले लो, डिफरेंस लेना है सिंपल, है ना। और दूसरी चीज ये है कि M1 जो है M2 पे भी फोर्स लगा रहा है, M2 जो है M1 पे भी फोर्स लगा रहा है ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अपोजिट फोर्स की बात कर, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, भाई अगर दो मार्कर है, here we are considering two markers, okay, so दो मार्कर जो है आपका, इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा इक्वल एंड अपोजिट होगा, जितना ये लगाएगा उतना ज्यादा, उतना ही ये लगाएगा, है ना। भाई ये बताओ, अब देखो मैं थोड़ा सा रियल लाइफ में बात करता हूँ, देखो रिश्ता जो होता है ना दोनों तरफ से चलता है, एक तरफ से नहीं चलता, है ना, तो दोनों तरफ से चलना चाहिए, 50% उधर से चल रहा है तो 50% इधर से चलना चाहिए, इक्वल अपोजिट रहना चाहिए, ये नहीं है कि 60-40 वाला रेशियो चल रहा है फिर बीच में जो है खत्म हो गया सब। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो फोर्सेज लग रहे हैं आपके, M1 पे जो फोर्सेज लग रहे हैं कि वो M2 लगा रहा है, M2 पे जो फोर्सेज लग रहे हैं M1 के थ्रू लग रहा है ना, तो ये पहला रिप्रेजेंटेशन हो गया, ओके। तो फोर्स यहाँ पे लिखेंगे F21 की वैल्यू अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे देखो F2 यानी F2 ड्यू टू 1, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते, कैसे पढ़ते हैं, यानी फोर्स 2 पे सेकेंड वाले फोर्स पे कितना 1 वाला फोर्स लगा रहा है, F2 ड्यू टू 1 यानी 1 की वजह से कितना फोर्स 2 पे फोर्स लग रहा है, वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर F21। तो इसकी वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूंगा तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ GM1 M2, भाई मास को हमने डिफरेंट लिया है, थोड़ा मास में बड़ा कर दूं, दिख नहीं रहा होगा आपको, ये मास M2 है और ये मास M1 है, ये मास M2 है, ये मास M1 है ना, तो माइनस टाइम्स ऑफ G टाइम्स ऑफ M1 माइनस M1 इंटू M2 अपॉन R2 माइनस 1, R2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना, R2 माइनस R21 का होल स्क्वायर है, ठीक है, ये होल स्क्वायर। अब ये तो एक जनरलाइज फॉर्म होगा, ये वेक्टर फॉर्म थोड़ी है, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए देखो इसको क्या करेंगे, आर कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आर कैप से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं बात करूं कि ये क्या होता है, आर कैप क्या होता है, वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मॉड आर, यही तो होता है यूनिट वेक्टर यही तो होता है। अगर आपको आर वेक्टर कोई गिवन हो आई जे के के फॉर्म में, आई प्लस जे प्लस के के फॉर्म में, तो पहला क्या करते हो, इसका मॉड फाइंड करते हो, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर इस टाइप से, है ना, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, √3, है ना। तो यहां से आप जब आर कैप की वैल्यू लिखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर आई बाई √3 प्लस वेक्टर जे बाई √3 प्लस वेक्टर के बाई √3, इस टाइप से लिख दो, यानी ये यूनिट वेक्टर हो गया। यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन इसी टाइप से होता है ना।
तो यहाँ पे क्या लिखोगे, R21 की वजह से ड्यू टू R12, यानी 12 कितना लगा रहा है, अगर 12 की वैल्यू लिखोगे R12 यानी रेडियस 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो ये इसको कैसे लिखेंगे, R1 माइनस R2, है ना, इसका डिफरेंस ले लो इस तरीके से, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो R ड्यू टू R1 ड्यू टू वेक्टर 2, तो पहला ये हो गया, पहला ये हो गया, इसको इक्वेशन 1 ना मानो, ऐसे कुछ ना मानो इसको, सिंपल ये रिप्रेजेंटेशन था। तो फर्स्ट इक्वेशन ये मिल गई, फर्स्ट इक्वेशन ये मिल गई। अब देखो दूसरी इक्वेशन क्या होगी, फोर्स, इसको आप बोल सकते हो, देखो मैं लिख देता हूं यहां पे, फोर्स ऑन ट्यूब, फोर्स ऑन ट्यूब ड्यू टू फोर्स 1, फोर्स 1, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, सिंपल, फोर्स जो ट्यूब सेकंड पे लग रहा है वो 1 की वजह से लग रहा है, ड्यू टू 1 की वजह से, यही पे आपका फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी F12 हो जाएगा, वेक्टर F12, यानी पहले ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट सेकंड, यानी 2 के रिस्पेक्ट में कितना फोर्स लग रहा है पहले ऑब्जेक्ट पे, वो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 होगा, और सेकंड ऑब्जेक्ट पे जो फर्स्ट वाला फोर्स लगा रहा है वो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 होगा। इतना सा डिफरेंस है, इतना सा डिफरेंस है। तो ये हो गई फोर्स, पहले के लिए लिख लिए ना, पहले प्रोजेक्शन के लिए लिख लिए। अब सेकंड प्रोजेक्शन की बात करेंगे, तो सेकंड वाला कैसे होगा, देखो F12 लिखेंगे, F12 कैसे लिखेंगे, F12 कैसे लिखेंगे, तो F12 की वैल्यू देखो यहां से कैसे लिखेंगे, वेक्टर F12, F12 का मतलब क्या हो गया, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो यहां से कितना हो जाएगा, GM1 M2 बटे R12 स्क्वायर इंटू वेक्टर R कैप इंटू वेक्टर R12, है ना। वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या हुआ कि R कैप से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, भैया कौनो भी वेक्टर हो उसको R कैप से मल्टीप्लाई कर दिया तो आप क्या, कैसा वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया, है ना। यूनिट वेक्टर बनाने का मतलब क्या होगा कि आप R कैप से मल्टीप्लाई कर दो, तो R कैप से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये सिंपल आपका जो है वेक्टर ये होगा ना, वेक्टर ये होगा, ये R कैप है, ये R कैप है, इसे ब्लैक से लिख लो और थोड़ा सा क्लियर होगा, तो ये R12 हो गया, R12 का कैप, है ना, ये चीज हो गया। अब ये नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है, ये नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे ये एनालिसिस करो कि ये डायरेक्शन इधर की ओर है, इधर की डायरेक्ट, ये एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की ओर है, यानी दोनों की डायरेक्शन क्या डिफरेंट है, यानी ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, देखो देखो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, बट ये अलोंग द प्लेन है, अलोंग द प्लेन है, अलोंग द प्लेन है, तो ये वाली डायरेक्शन इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ये वाली डायरेक्शन इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, नेगेटिव, तो यहाँ पे हम लोग माइनस साइन यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग माइनस साइन यूज करेंगे, यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 माइनस टाइम्स ऑफ GM बाई R स्क्वायर, R12 का होल स्क्वायर इंटू माइनस टाइम्स ऑफ R कैप 12, है ना। अब इसको यहाँ पे फाइनल फॉर्म में जब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो कैसे होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अभी देखो इसी से एक लॉ और यहाँ पे आ जाएगा जो कि मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, उसको बाद में पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे वैल्यू रखिए आप, फोर्स 1 पे किसकी वजह से कितना आया था आपका जो है, माइनस ऑफ GM1 M2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर इंटू R कैप 12 विद नेगेटिव साइन। ये हमको प्रूव करना है, एज अ प्रूव करना, देखो यहां से प्रूव कैसे होगा। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारा GM1 M2 R2 विद रिस्पेक्ट टू 1 अपॉन R21 वेक्टर, यहाँ पे भी वेक्टर एडिशन साइन यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का ये इंपैक्ट है, माइनस की ये पॉजिटिव हो जाएगा, ओवरऑल ये पॉजिटिव हो जाएगा,
किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, 1 ड्यू टू 2, यानी 1 ड्यू टू 2 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2 ड्यू टू 1, यानी दूसरे वाले पे फोर्स कितना फर्स्ट वाला लगा रहा है। सेकंड ऑब्जेक्ट पे फोर्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट हम चेक करेंगे तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी F2 ड्यू टू 1, बट यहां पे माइनस साइन के साथ आ रहा है तो ये माइनस के साइन के साथ आएगा ना। तो ये आपका जो है रिप्रेजेंटेशन होता है वेक्टर फॉर्म में, है ना। इससे ये प्रूव होता है कि F1, अगर इसको मैं थोड़ा सा और इस फॉर्म में लिखना चाहूं, ये माइनस है तो ये F1 ड्यू टू 2, इसको इधर ले आओगे तो ये प्लस F21, ये क्या हो जाएगा 0। तो यहां से ये प्रूव होता है कि ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होते हैं, है ना। नेचर में ये जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होते हैं इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस होते हैं, ऑपोजिट, एक दूसरे के ऑपोजिट फोर्स लगते हैं ना। जैसा अभी मैंने रिश्ते की बात की थी, रिश्ता हमेशा दोनों तरफ से चलता है ना। ये प्यार मोहब्बत वाले जो सिलसिले होते हैं दोनों तरफ से चलते हैं, एक तरफा नहीं होता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होना चाहिए। आप किसी को एक तमाचा जड़ दिए, वो दूसरा भी फॉर्म में आके जड़ देगा ना, तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। ये हो गया, ये आपका जो है वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया कि वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना ग्रेविटेशनल फोर्स को। एक छोटा सा यहाँ पे और है जो है टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम, है ना। सुपरपोजिशन यहाँ पे डाल लीजिएगा, सुपरपोजिशन थ्योरम। अब ये क्या होता है देखिएगा। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है आपका, जैसे एक कार्टेशियन प्लेन है, जैसे एक कार्टेशियन प्लेन है, मैंने एज्यूम कर लिया, है ना। यहाँ पे ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। मान लो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स F1 लग रहा है, यहाँ पे आपका जो है मान लो F2 लग रहा है इस टाइप से, फिर यहाँ पे F3, F4, और यहाँ पे मान लो F5 लग रहा है इस टाइप से। यानी अलग अलग डायरेक्शन में आपका अलग अलग फोर्स लग रहा है। तो इस केस में आपका जो नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स की जो वैल्यू आती है वो एल्जेब्रिक समेशन होता है, एल्जेब्रिक समेशन। यानी इसको आप बोल सकते हो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डैश 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 अप टू Fn, यानी नेट फोर्स आपका ये आता है। ये होती है आपकी जो है सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम किसी भी सिस्टम के लिए अगर आपके डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू मतलब कि लग रही है, F1 ऊपर लग रहा है, F2 नीचे लग रहा है, या डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में आप बोल सकते हो फोर्स की वैल्यू लग रही है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपका जो रिजल्ट आएगा वो टोटल नेट फोर्स के समेशन के बराबर होगा। समेशन के क्या होगा, बराबर होगा। ओके ओके। और एक छोटा सा और फॉर्मूला है यहाँ पे कि आपके जो है अगर नंबर ऑफ पार्टिकल n है, यानी आपके जो है जो मासेस होते हैं, यानी जितने पार्टिकल के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स आपका लग रहा है, वो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने n है, 1 2 3 4 नहीं है, काउंटेबल नहीं है, वो n पार्टिकल है विच आर अनकाउंटेबल। तो उस केस में जो आता है जो है फोर्स जो आता है वो आपका क्या होता है n पार्टिकल्स के लिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा फॉर, यहाँ पे लिख लीजिएगा फॉर n number of particles n number of particles के लिए जो आएगा आपका फोर्स वो n इंटू n-1/2 हो जाता है ना, n इंटू n-1/2 हो जाता है। तो ये आपका जो है सुपरपोजिशन थ्योरम हो गई, और आपकी जो है वेक्टर फॉर्म में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। ओके, तो आज का जो टॉपिक है ग्रेविटेशनल फोर्स का यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट हम टॉपिक जो लेके आएंगे आपके जो है सेकंड लेक्चर में, आपका जो है
वो ग्रेविटी पे होगा, स्मॉल जी पे होगा। कैपिटल जी के बारे में हम लोग ने यहाँ पे आज जो है देख लिया, उसके डायमेंशन के बारे में पढ़ा है ना, कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होती हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आपका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आपका जो है ग्रेविटी पे होगा, स्मॉल जी पे वैल्यू होगा। स्मॉल जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे आपका जो है नेक्स्ट लेक्चर होगा। एंड तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मौज करिए, मस्ती करिए, ठीक है। थैंक यू।